हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपिसोड 1014 और 1015 के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है समुराई और काइडो के सोल्जर से, जहां पर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और यहां पर जो काइडो के सोल्जर्स होते हैं, इनका बस एक ही मकसद है कि हमें कैसे भी करके चॉपर को रोकना है ताकि चॉपर आइस ओनी का एंटीडोट ना बना पाए। और यहां पर जो समुराई हैं वो चॉपर को बचा रहे हैं और चॉपर से बोल रहे होते हैं कि भाई कितना और समय लगेगा, कितना और समय लगेगा। यहां पर चॉपर अपने पूरी ताकत लगा रहा होता है कि वो एंटीडोट बना दे और सबको बचा ले। तो यहां पर क्या होता है, जो आइस ओनी होते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो भी हमला कर रहे होते हैं और जो आइस ओनी होते हैं वो भी हमला कर रहे होते हैं चॉपर लोगों के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, मार्को मैदान में आता है और वो अपनी फ्लेम से जो आइस ओनी होते हैं उन्हें जला देता है। जिस वजह से होता क्या है कि जो आइस ओनी होते हैं वो नॉर्मल बन जाते हैं, वो अपनी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल पा लेते हैं और वो मार्को का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। ये बात क्वीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और क्वीन जो आइस ओनी होते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि जाके मार्को को मार दो। लेकिन वो 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं कि मार्को ने हमारी मदद करी और हम उस इंसान को ही मार दें। लेकिन उनके अंदर यह खौफ भी होता है कि अगर हमने मार्को को नहीं मारा तो क्वीन हमें जान से मार देगा। जिस वजह से वहां पर जितने भी क्वीन के साथी होते हैं, आइस ओनी होते हैं, वो सब मिलकर मार्को के ऊपर हमला कर देते हैं। यहां पर जो ब्रुक और निको रोबिन होते हैं वो मार्को की मदद करने के लिए मैदान में कूदते हैं, लेकिन मार्को उन्हें रोक देता है और बोलता है कि तुम लोग कासिल के अंदर जाओ, तुम्हारा वहां पर काम है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो अब सारे लोग मिलकर हमला कर देते हैं मार्को के ऊपर। उनकी स्वॉर्ड मार्को के आर पार हो जाती है, लेकिन मार्को का फ्रूट इतना ज्यादा कमाल का है कि मार्को को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आता है और उन्हें मसल देता है। इसके बाद मैदान में जोरो आता है। मार्को अपनी जोन फॉर्म में होता है। वो जोरो को अपने पंजों से पकड़ता है और वो उसे छत की तरफ ले जा रहा होता है। जब वो छत की तरफ उसे ले जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि जोरो एकदम रिलैक्स है। तो यहां पर मार्को जोरो से बोलता है कि तुम एक एम्परर का सामना करने वाले हो, तुम एकदम रिलैक्स कैसे हो? तो यहां पर जोरो बोलता है कि मेरे कैप्टन ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं बस उसे फॉलो कर रहा हूं। और जब वो ऐसा आंसर सुनता है तो उसे एस की याद आ जाती है और फिर हमें एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर एस व्हाइट बियर्ड से बोल रहा होता है कि काइडो ने कुजुकी ओडिन को मारा है तो हमें उससे बदला लेना चाहिए, हमें वानो को उसके चंगुल से बचाना चाहिए। तो यहां पर व्हाइट बियर्ड उससे एक बात बोलता है कि देखो ऐसा है कि अगर कुजुकी ओडिन उसे नहीं हरा पाया तो तुम तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, और हां तुम गलती से भी उस आइलैंड पर मत जाना और बदला लेने की तो सोचना भी मत। लेकिन एस जिद कर रहा होता है कि नहीं, मुझे बदला चाहिए, आप तो इतने ताकतवर हो, हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। व्हाइट बियर्ड उसे समझा रहा होता है कि देखो ऐसा है कि वो भी पावरफुल है, मैं पावरफुल हूं, वो भी पावरफुल है और हम उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। जब एस ज्यादा जिद कर रहा होता है तो वो उसकी मार लगा देता है। मार्को यहां पर उसे बताता है कि देखो अगर हमने वानो के ऊपर हमला किया तो ये वॉर कोई छोटी मोटी वॉर नहीं होगी, ये वॉर बहुत बड़ी वॉर होगी और इस वॉर के चपेटे में जो आम इंसान है वो आ जाएंगे, जिस वजह से हम लोग काइडो के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। और एस भी धीरे धीरे करके इस बात को समझ जाता है। इसके बाद हमें ओतामा दिखाई जाती है जहां पर नामी और उसोप उसे बताते हैं कि जो एस था वो लूफी का भाई था। और ये सुनकर जो ओतामा होती है उसकी आंखें नम हो जाती है और वो उन दोनों से बोलती है कि बड़े भैया को कहीं ना कहीं मैंने बुरा भला बोल दिया है। तो यहां पर उसोप उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, लूफी बहुत अच्छा है और उसे बुरा नहीं लगा होगा। नामी ओतामा से बोलती है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, हम उस पर काम करते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं यमाटो और मोमो, जहां पर यमाटो मोमो को बताती है कि जो एस था वो गोल्डी रॉजर का बेटा था। जो पायरेट्स होते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और तुम बहुत ही नसीब वाले हो कि तुम्हारी मुलाकात लूफी से हो गई। लूफी का यहां पर आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसके नसीब में था क्योंकि उसके नाम में डी है। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है बिग मॉम, जो कि प्रोमेथियस और जियोस को उनके टाइप की फ्लेम खिला रही होती है। यानी कि जैसे कि प्रोमेथियस आग है तो उसको आग खिला रही होती है और जो जियोस है वो उसे बादल खिला रही होती है। जिसके बाद ये दोनों अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं और बिग मॉम फिर वहां से निकल पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है मार्को, जो कि जोरो को लेकर ऊपर बढ़ रहा होता है और यहां पर किंग और क्वीन उसका रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ जाते हैं। यहां पर किंग मार्को से बोलता है कि मुझे बस कुजुकी ओडिन के बेटे को मारना है और सारा काम खत्म। यहां पर जो क्वीन है वो एक साइबॉग है, अपने मुंह से बंदूक निकालता है और वो मार्को के ऊपर हमला कर देता है। मार्को को गोलियां लगती हैं लेकिन मार्को को कुछ भी नहीं होता है। और ये देखकर क्वीन बोलता है कि भाई ये किस मिट्टी का बना है, इसे चोट क्यों नहीं लग रही है। और इसके बाद मार्को किंग और क्वीन का गला पकड़ लेता है और वो जोरो को छत पे फेंक देता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बिग मॉम, जो कि काइडो के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि तुमने यहां पर काफी खून खराबा
शोरशराबा मचा रखा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी यहां पर मुगिवारा नहीं आया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम उसके पूरे क्रू को मार देना, लेकिन निको रोबिन को मत मारना क्योंकि वो बंदी पॉनीग्लिफ पढ़ सकती है। तो यहां पर काइडो बोलता है कि तुम्हारे पास भी तो एक ट्राइब थी जो पॉनीग्लिफ पढ़ सकती है। तो यहां पर बिग मॉम बोलती है, ओ तो तुम पुडिंग की बात कर रहे हो, अभी उसकी पावर अवेकिंग नहीं हुई है, जिस वजह से हम लोग निको रोबिन को नहीं मार सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सिसिलियन और उसकी पार्टी जो कि काइडो के सोल्जर्स का सामना कर रही होती है और यह ध्यान रख रही होती है कि कोई भी सोल्जर्स काइडो के पास ना पहुंच पाए। और फिर मैदान में लूफी आता है और सिसिलियन उससे बोलता है कि लूफी तुम आगे जाओ, कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। इसके बाद हमें फिर दोबारा बिग मॉम और काइडो दिखाए जाते हैं, जहां पर बिग मॉम काइडो से बोलती है तुम इस आइलैंड को उड़ाकर कहां ले जा रहे हो। तो यहां पर काइडो उसे बताता है कि मैं आइलैंड को उड़ाकर सीधा फ्लावर कैपिटल ले जा रहा हूं, वहां पर यह आइलैंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो यहां पर बिग मॉम बोलती है कि वहां पर तो फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। काइडो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बिग मॉम बोलती है रोड टू पॉनीग्लिफ वहीं पर रखी है क्या। तो यहां पर काइडो बोलता है तुमने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो यहां पर बिग मॉम बोलती है भूलो मत, जब रॉक्स पायरेट्स खत्म हुए थे तब मैंने तुम्हें एक डेविल फ्रूट दिया था जिसका नाम था फिश फ्रूट, और उसे खाकर ही तुम इतने पावरफुल बने हो, तो तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। तो यहां पर काइडो बोलता है ठीक है, हम दोनों मिलकर वन पीस को खोज निकालेंगे। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बैक स्टोरी यामाटो और एस की, जहां पर ये दोनों बैठे होते हैं और यहां पर एस यामाटो को अपने एडवेंचर के बारे में बता रहा होता है और वो बताते बताते सो जाता है। तो यहां पर यामाटो को लगता है कि कहीं एस मर तो नहीं गया, तो वो उसे जगाती है। एस होश में आता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं सो गया था। तो यहां पर यामाटो बोलती है कि अगर तुम थक गए हो, तुम आराम करना चाहते हो, तुम आराम कर सकते हो। एस बोलता है नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा, कल मुझे यहां से जाना है और मैं तुम्हें रात भर अपने पूरे एडवेंचर के बारे में बताऊंगा। इसके बाद हमें करंट में दिखाया जाता है जहां पर यामाटो मोमो से बोलती है कि मोमो ये देखो, ये है तुम्हारे पिताजी की नोटबुक और ये मैंने उनके कासिल के पास से उठाई थी, मैंने इसका ख्याल रखा है और इस किताब के अंदर उन्होंने अपने पूरे एडवेंचर के बारे में लिखा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में भी लिखा है कि तुम्हारा जन्म व्हाइट बियर्ड की शिप पर हुआ था और तुम रॉजर की शिप पे भी ट्रैवल तुमने किया है। ये सुनकर मोमो की आंखें नम हो जाती हैं और यहां पर जो यामाटो होती है वो मोमो को बताती है 20 साल पहले व्हाइट बियर्ड, ओडिन और रॉजर ने बोला था कि 20 साल बाद न्यू योद्धा आएंगे और ये वही समय है। इसके बाद हमें फिर दोबारा बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर यामाटो और एस बैठे होते हैं और यहां पर अब एस यामाटो को अपने भाइयों के बारे में बता रहा होता है और उनके ड्रीम के बारे में बता रहा होता है। तो सबसे पहले बारी होती है साबो की। तो साबो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और उसके ऊपर एक किताब लिखना चाहता है। फिर बारी होती है एस की। एस पूरा समुद्र पर जाना चाहता है, जितने भी नामी पायरेट्स हैं उन्हें मसलना चाहता है और अपना नाम पूरी दुनिया पर फैलाना चाहता है। इसके बाद बारी होती है लूफी की। लूफी पायरेट किंग बनना चाहता है। यहां पर एस यामाटो से बोलता है कि मेरे भाई के ऊपर मत हंसना, क्योंकि मैं और साबो उसके ऊपर पहले ही हंस चुके हैं, लेकिन हम दोनों को भरोसा है कि एक दिन लूफी पायरेट किंग बनेगा। तो यहां पर जो यामाटो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई के ऊपर बिल्कुल नहीं हंसूंगी, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो 20 साल पहले इन लेजेंड्स ने पहले ही इसके बारे में बोल दिया होता है। इसके बाद यामाटो एस के साथ एडवेंचर करना चाहती है, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ियां हैं तो वो वहां से नहीं जा सकती है। तो यहां पर जो यामाटो होती है वो एस से बोलती है क्या तुम मुझे अपना बाल या फिर अपना नाखून दे सकते हो। तो यहां पर अब वो एस का एक मेमोरी कार्ड बनाती है, उसका छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखती है। फिर सुबह हो जाती है, एस वहां से जा रहा होता है और यहां पर यामाटो बोलती है कि एस मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यामाटो होती है वो बैठ के जो ओडिन की नोटबुक होती है उसे पढ़ रही होती है और यहां पर जो एस का मेमोरी कार्ड होता है वो जलने लगता है। तो यहां पर जो यामाटो होती है वो एस की मदद करने के लिए आइलैंड के कोने की तरफ पहुंचती है कि एस मर जाता है और यहां पर फिर उसका सामना हो जाता है काइडो से। तो यहां पर यामाटो समझ जाती है कि मुझे अगर यहां से निकलना है या फिर मुझे वानो को बचाना है तो मुझे लूफी का वेट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर अब वो लूफी का वेट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने पिताजी की भी मार लगा देती है। हमें फिर दोबारा करंट में दिखाया जाता है जहां पर यामाटो मोमो को बता रही होती है कि एस मर गया है। ये बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन एस रॉजर का बेटा है, ये बात मुझे बाद में पता पड़ी। और हां, अब जो तुम नए योद्धा देख रहे हो ये वही योद्धा हैं जिनकी हमारे लेजेंड्स बात कर रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है लॉ, जो कि मैदान की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद बारी होती है किड और किलर की, ये भी मैदान की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर बारी होती है लूफी की। तो यहां पर किड और किलर मैदान में पहुंच जाते हैं
हैं जहां पर काइडो बोलता है कि ओ तो तुम फिर दोबारा यहां पर आ गए हमारे साथ पायरेट खेलने के लिए। तो यहां पर किलर की हंसी निकल जाती है, वो हंस रहा होता है। किड बोलता है मैं समझ गया कि तुम क्यों हंस रहे हो। और यहां पर जो किलर होता है वो काइडो को मसलने के लिए बेताब होता है। यहां पर किड अपना पूरा लोहा लंगड़ जमा करता है उनसे लड़ने के लिए। तभी मैदान में आ जाते हैं लॉ और जोरो। और यहां पर लॉ बोलता है कि मुझे लूफी नजर नहीं आ रहा है। और इसके बाद लूफी मैदान में आता है। काइडो लूफी लोगों से बोलता है तुम सब बच्चे हो, तुम लोग मेरा स्कार भी ओपन नहीं कर पाओगे। तो यहां पर बिग मॉम बोलती है काइडो तुम शांत हो जाओ, तुम लोगों को ठीक से नहीं समझा सकते हो, मैं इन्हें समझाती हूं। तो यहां पर लूफी ना किड की सुनता है ना किसी और की सुनता है, वो सीधा किनेमोन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो यहां पर काइडो बोलता है लिनलिन तुम जानती हो ये बच्चा मुझसे क्या बोल रहा था, क्या तुम इससे कुछ कहना चाहती हो। तो यहां पर लिनलिन बोलती है कि तुमने मेरा कासिल बर्बाद कर दिया था और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यहां पर जो लूफी होता है ना काइडो की सुनता है ना बिग मॉम की सुनता है, वो सीधा पहुंच जाता है किनेमोन के पास और किनेमोन से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहां तक आने में लेट हो गया। तो यहां पर किनेमोन लूफी से बोलता है कि लूफी मैं अपने मास्टर को कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, क्या तुम वानो को बचा लोगे। तो यहां पर लूफी बोलता है बिल्कुल बचा लूंगा, ये मेरे दोस्त की कंट्री है। और अब लूफी काइडो का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, एक जंप लेता है, गियर थर्ड का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर रियो हाकी चढ़ाता है और एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है गोमू गोमुनो रेड रॉक। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि लूफी एक पंच में काइडो को चित कर देता है। ये देखकर बिग मॉम हैरान रह जाती है कि काइडो क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम एक मुक्के में चित हो गए। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।